आजादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूँ। कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन, जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान साहब ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तारीख देने का ऐलान कर दिया है और हुकूमत भी मुकम्मल तैयारी में है। वज़ीर दाखिला साहब पहले ही कह चुके हैं कि किसी तौर पर भी उन्हें इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं देंगे। खान साहब ने कहा है कि उनकी हुकूमत के 3.5 सालों में पेट्रोल सिर्फ 55 रुपये महंगा हुआ, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 2 माह के अरसे में ही 60 रुपये महंगा कर दिया है। अब खान साहब से सवाल है कि आप अपने वक्त में तो महंगाई की वजह आलमी हालात बताते थे, तो फिर अब क्यों हुकूमत जिम्मेदार है? खान साहब के दस्तराज शेख रशीद अहमद ये भी दावा कर चुके हैं कि खान साहब ने पेट्रोल की कीमत सिर्फ इसलिए कम की थी कि उन्हें मालूम था कि हुकूमत जाने वाली है, उसको सारा बोझ अगली हुकूमत पर पड़ जाएगा इसका। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ तो ये मामला है, इन तमाम बातों से बढ़कर एक और बड़ा दावा है और वो दावा कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन। वो कह रहे हैं कि मुख्तदिर हल्कों ने मौजूदा हुकूमत की मदद के लिए राब्ता किया है उनसे। सुनिए ज़रा उनकी बात। शौकत तरीन साहब ये बड़ा दावा कर रहे हैं। अगर तो उनका ये दावा दुरुस्त है तो फिर तो न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़े हो जाएंगे, और अगर अब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को और इदारों को फौरी तौर पर इसकी तरदीद करनी चाहिए। बात करने के लिए हुकूमती मौक़िफ़ के लिए उज़मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम किरण। उज़मा, मुझे ये बताइए, शौकत तरीन साहब जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं उनके मुताबिक उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे। हुकूमत इस मुलाकात के हवाले से तरदीद या तस्दीक करेगी? क्या मुल्क के मफाद में ऐसी कोई कोशिश की गई थी? शुक्रिया किरण। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये तो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं। अब हम इनके जो फैलाया हुआ गंद है उसको उठाने की कोशिश करें, जो आग ये लगा के गए हैं उसको बुझाने की कोशिश करें, या इनके जो बयानात हैं उनको हम जो है वो उसके ऊपर तरीदें जारी करते रहें। हमें बहुत सारा काम है इस वक्त करने के लिए। शौकत तरीन साहब ने तो ये भी कहा था कि वो जो है वो एलोकेट करके गए थे फंड्स, पेट्रोल की जो सब्सिडी उन्होंने अनाउंस की थी उसके लिए। और उसकी दूसरी तरफ आपने शेख रशीद का खुद का स्टेटमेंट भी सुन लिया कि ये एक पूरी प्लानिंग थी। जिन लोगों ने मईशत के साथ जुल्म किया है, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम को जो है वो तकलीफ पहुंचाई है, उनसे किसी खैर की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती, ना की जानी चाहिए। और ये तो झूठों की पार्टी है, ये सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा, आपके बारे में भी एक खबर चल रही थी और उसके ऊपर आपने जो है उसको रिस्पॉन्ड भी किया। तो ये झूठ की एक फैक्ट्री है, इसके ऊपर ज्यादा इनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो भी याद होगा आपको, इमरान खान साहब जो है उनका प्रॉब्लम पता ये है कि वो सारी जिंदगी सहारों के ऊपर पॉलिटिक्स करते आए हैं, और अब जब उनको सहारा नहीं मिल रहा और वो यतीम और लावारिस समझ रहे हैं अपने आप को, तो वो कुछ ना कुछ, वो कहते हैं, तिनके का सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी से बयान दिला देते हैं, कभी दूसरे से दूसरा बयान दिला देते हैं। मैं समझती हूँ कि इन जैसे मुल्क दुश्मनों से, मैं ये बहुत सख्त वर्ड है, मैं यूजुअली इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जो इस वक्त आम आदमी को तकलीफ है, उसके बाद मुझे इनको मुल्क दुश्मन कहने में कोई आर नहीं है। जो जानबूझकर पावर प्लांट्स बंद करके गए, जिन्होंने जानबूझकर एलएनजी और तेल नहीं खरीदा, जो जानबूझकर 10-10 रुपए की सब्सिडी जो आज पाकिस्तान की आवाम को 100 रुपए में पड़ रही है, जो ये करके गए, जो पाकिस्तान की महंगाई जो है उसके ऊपर बजाय उसके ऊपर जो है वो देखने के, उसको वो करने के, ये और जो है वो संगीन मामला को करते चले गए। इनसे बिल्कुल किसी तरह की जो है वो ना पहले उम्मीद थी और ना हमें अब उम्मीद है। ये मुल्क हमारा है, हमें ही मुश्किल हालात से निकालना है। उम्मीद यही कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत से। मुझे ये बताइए उस्मा, इनके तमाम दावों की, पिछली हुकूमत के तमाम दावों से कता नज़र, इस वक्त हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, और क्या इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए इदारे हुकूमत की मदद कर रहे हैं? देखिए, मैं समझ रही हूँ कि बहुत अरसे के बाद इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं और ये बहुत खुशाइन बात है। और जब वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो एपॉलिटिकल हैं, तो उसके बाद
है कि कल आपने जनरल नदीम रजा साहब का बयान सुना, जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो बहुत कंसर्न शो किया, जो इमरान खान साहब, मतलब देखिए ना, इनका तो कोई मतलब मसला ही नहीं है। मुल्क के टुकड़े भी करा दो, मुल्क पे एटम बम गिरा दो, मुल्क का टॉवर जो हमारा प्रोग्राम है उसको जो है वो आप रैप अप कर दो, वो तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इमरान खान नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान का मंशूर ये एक ही है, या मैं या क़यामत। तो वो क़यामत जो है वो बर्पा करके गए थे, और सब लोग अपने अपने इदारे अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, और यही पाकिस्तान की आइन की सरबुलंदी भी इसी में है, और पाकिस्तान को बेहतरी भी इसी के अंदर है कि हर एक अपना अपना काम करे, अपना अपना काम करे, अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उस्मा, ये बताइएगा कि क्या तरीन ग्रुप के साथ मैडम तमाम अफराद नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, इसकी कंफर्मेशन करेंगी आप? जी बिल्कुल, पार्टी का ये जो है प्रिंसिपल डिसीजन है कि तमाम लोग जो है उनको हम नून लीग के टिकट जो है इंशाल्लाह देंगे, और वो नून लीग के इलेक्शन जो है टिकट पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। सही है। अच्छा, लोड शेडिंग के हवाले से मैं चाह रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर बात कीजिए। 12 से 14 घंटे, डॉलर की डबल सेंचुरी, पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपये इजाफा, बिजली फ़ी यूनिट 8 रुपये महंगी, और अब इमरान खान साहब एहतजाज की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तारीख दे देंगे किसी भी वक्त। तो क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान के हक़ में लोग निकलें या ना निकलें, लेकिन हुकूमत के खिलाफ निकल सकते हैं? देखिए, मैं नहीं समझती किरण, क्योंकि पाकिस्तान की कौम बहुत बाशऊर है। उन्होंने इमरान खान का 4 साला स्याह दौर देखा है। ये नहीं है इमरान खान साहब, अब वो क्लीन चिट नहीं है उनके पास, जो कहते थे मुझे आने दो, मुझे आजमाने दो। उनको आजमा लिया पाकिस्तान की कौम ने, और पाकिस्तान की कौम ने उनकी हर एक जगह पर उनकी इनकॉम्पिटेंस देखी। अब देखिए, जो मैंने गुजारिश की थी, अगर हमारे 24 प्लांट्स बंद होंगे, तो अगर आप मेंटेनेंस नहीं टाइमली करेंगे पावर प्लांट्स की, अगर आप टाइमली एलएनजी और जो है वो गैस नहीं मंगवाएंगे, तो पाकिस्तानी कौम को पता है ना कि 4 साल की हुकूमत जो है उसका किया धरा आप 4 हफ्ते की और 5 हफ्ते की हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते। दूसरी बात यह है कि जो ये जहां तक पेट्रोल की सब्सिडी की बात है, तो हमने तो किया जो ये हमारे गले डाल के गए हैं। IMF के मुआहदे में हम नहीं गए हैं। ये पाकिस्तानी कौम को किरण पता है, और पाकिस्तानी कौम को ये भी पता है कि ये जब आए थे शौकत तरीन साहब, इनका वो जरा चलाइए क्लिप, जिसके अंदर उन्होंने आके खुशखबरी सुनाई थी कि एक तो हमें इंटरनेशनल जो है प्राइसेस पे लेके जानी है कीमत को, और उसके बाद हमें जो है वो 4 रुपए करके हर महीने हमें इसको जो है वो 30 रुपए लेवी पे लेके जाना है, और 17% टैक्स भी इसके ऊपर ऐड करना है। तो वो आप सोचिए कि वो कीमत 300 प्लस बनती है, और ये तमाम चीजें ये खुद करके गए हैं। हमें प्रॉब्लम ये है कि IMF के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, हमें उस IMF के प्रोग्राम को पूरा करना है, बीच में से निकलना फिर ये है कि बड़ा आसान है कि मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए, वो नहीं किया जा सकता। हमारी सियासत को नुकसान फॉर द टाइम बीइंग अगर होता भी है तो बुरा सौदा नहीं है किरण, क्योंकि मुल्क हमारा है, इसको बचाना पड़ेगा। और जी, तो उसके लिए सारे मुश्किल मेजर्स हैं जो आप लोगों को लेने पड़ेंगे, ऑब्वियसली लेने पड़ेंगे। अच्छा उस्मा, मुझे ज़रा, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कल भी वो पेट्रोल के हवाले से इतनी शदीद स्पेकुलेशन थी, लोग बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान रहे। अब एक और कुछ इस तरह की इत्तलात और ख़बरें आ रही हैं, इसकी प्लीज़ तरदीद या तस्दीक ज़रूर कर दीजिएगा IT सेक्टर के हवाले से, और स्पेशली वो तमाम लोग जो अब यूट्यूब इंटरनेट के थ्रू अर्निंग कर रहे होते हैं। क्या उनके ऊपर हुकूमत का अगले बजट में, आने वाले बजट में 30% टैक्स लगाने का इरादा रखती है हुकूमत? देखो किरण, मैं इसकी अभी कंफर्मेशन तो नहीं कर सकती, ना तस्दीक कर सकती हूँ, क्योंकि लेकिन एक बात तो तय है कि हमें टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, लेकिन उन लोगों के ऊपर देखिए, अगर जो डॉलर्स में कमा रहे हैं किरण, अगर वो डॉलर्स में से कमा के उसमें से अगर पाकिस्तान की जो टैक्स है उसमें पाकिस्तान को अगर टैक्स देंगे, तो ये उनका फर्ज है, उनको देना चाहिए। और यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, और जो लोग टैक्सेबल हैं, जिनको टैक्स देना चाहिए, उनसे टैक्स लिया जाए। और ये जो कल हुआ, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक चैनल और उसको पूरा सपोर्ट जो है वो पूरा मीडिया जो प्रोपेगेंडा सेल है PTI का वो करता है, और उन्होंने जानबूझकर सुबह से ये पैनिक फैलाने शुरू कर दी कि जी वो बढ़ रही है, समरी हो रही है। और ये इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने खैर खा है इस मुल्क के, इससे अंदाजा लगाइए उनको आवाम की कितनी फिक्र है। ये इस मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, ये दंगा फसाद चाहते हैं, ये इस मुल्क जो है वो पीछे जो जितना। अच्छा उस्मा, जो मैंने इंटरनेट वाला आपसे क्वेश्चन किया था, उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये आपकी बात से कि आप कह रही हैं कि अभी टैक्स तो लगना है, लेकिन कितना % लगाना है ये अभी आप कंफर्म नहीं कर सकती, ऐसे ही है?
मैं ये भी नहीं, देखिए अभी बजट तजावीज होती हैं किरण, आप समझती हैं, और तजावीज जो है वो मुख्तलिफ मरहलों पे जाती हैं। उसने जो है इकोनॉमिक काउंसिल में भी जाना है, उसके बाद उसने कैबिनेट के अंदर भी जाना है, फिर उसने पार्लियामेंट से पास होना है, वहां पर बहुत सारी सजेशंस जो है वो इन की जाती हैं, आउट की जाती हैं, और हम तो करेंगे क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हम तजावीज सुनने वाले लोगों में से हैं, और अच्छी तजवीज जहां से आएगी उसको बिल्कुल कैटर किया जाएगा। लेकिन ये बात हमें फैसला वंस फॉर ऑल करना पड़ेगा जी, और ये फिलहाल सजेशंस में शामिल है, हमको टैक्स देना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए, 6 दिन गुजर गए, नए चेयरमैन नैब की तकरीरी, इसका नाम का ऐलान भी नहीं हो सका है, कोई डायलॉग वगैरह, कोई इस पर कोई डेडलॉक है? किसके हवाले से? चेयरमैन नैब के हवाले से तकरीरी नहीं हुई है अभी तक, नाम नहीं आया है कोई सामने? नहीं, नाम तो आ रहे थे सामने, बहुत दिन से आ रहे थे, लेकिन उसके ऊपर तकर्री अभी तक नहीं हो सकी, बिकॉज आप जानती हैं कि अभी बजट जो है वो एक अहम हमारे लिए एक फेज है जिसके अंदर लोगों की तवक्कुआत बहुत है, हमें खुद बहुत टेंशन और परेशानी है, क्योंकि हम आम आदमी को तकलीफ नहीं देना चाहते, और जितना हद से तकलीफ से बचाया जा सके वो कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उज़्मा बुखारी साहिबा साथ मौजूद थी। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ, दुआ ज़हरा के हवाले से बात करते हैं। वो को ने मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी, और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे। वो बेटा कुछ कहना चाह रही है? मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली, उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। तो नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को मुकम्मल तौर पर आज़ाद और अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी रहने की इजाज़त दे दी है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा तो नहीं बनता। दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, जबकि अदालत ने दुआ के शौहर ज़हीर अहमद के खिलाफ पेशरफ्त के बाद चालान जमा करवाने की हिदायत की है। अदालती कार्रवाई के आगाज़ पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र तकरीबन 17 साल बनती है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है लड़की बालिग है तो मर्जी से शादी कर सकती है। अदालत में पेशी से पहले ही दुआ के वालिद, वालिदा, बहन और रिश्तेदार उससे मिलने के लिए बेताब थे। अदालत की हिदायत पर दुआ ज़हरा और वालिदैन की चैम्बर में मुलाकात भी करवाई गई। वालिदैन ने दावा किया कि बेटी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन अदालत ने इस्तदा सुनी नहीं। लेकिन जो इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक दुआ ने आज 10 मिनट की मुलाकात में एक मरतबा भी वालिदैन की तरफ देखा नहीं, ना ही उनकी किसी बात का जवाब दिया। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ज़हीर के वकील हैं राय खुर्रम। बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए, अदालती हुक्म के बाद दुआ से कोई बात हुई, वो किसके साथ जाना चाहती है और क्या वो इस वक्त भी पुलिस की तहवील में है? जी वालेकुम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और जिस तरह के दुआ ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है ऑन ओथ, उसकी बाबत जो है दुआ अपने खामद ज़हीर अहमद के साथ ही जाना चाहती है और उसी के साथ खुश है। सही है। अच्छा, तो जुम्मे को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के बाद दुआ अपनी मर्जी से जहां जाना चाहेगी वहां जा सकेगी? जी डेफिनेटली, क्योंकि जुम्मे के रोज यहाँ पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में रिट पिटीशन हैरेसमेंट की दायर की हुई है। वहाँ पे ऑनरेबल जज मिस्टर जैसे तारिक सलीम शेख साहब ने इनको वहाँ पे तलब किया हुआ है, और ताकि दुआ की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जा सके। और इससे पहले कि वो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी तो प्रोडक्शन के लिए भी कहा गया था। अब मुझे बताइए खुर्रम साहब, सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया है कि शवाहिद की रोशनी में जो अगवा का मुकदमा है वो तो बनता नहीं है, तो जो ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है उसका क्या होगा अब? जी डेफिनेटली, ट्रायल कोर्ट में जब दुआ की स्टेटमेंट आ चुकी है ये ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में, तो उसकी बाबत वो मुकदमा खारिज होगा और उसकी जो पुलिस की डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है तफ्तीशी साहब की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, कि वो अखराज रिपोर्ट मुतलका ट्रायल कोर्ट में पेश करें और उस FIR को खारिज किया जाए। और जितने भी
इसमें लोग पकड़े हुए हैं, अरेस्ट किए हुए हैं, सबको वो 169 में रिलीज कर दें। अच्छा, पंजाब में अगर ये ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता है निकाह के ऊपर, तो इससे फिर क्या ज़हीर के लिए या उसके वालिदैन के लिए कोई परेशानी हो सकती है? नहीं जी, अब ज़हीर के लिए या उनके वालिदैन के लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने वहाँ पे जो मेडिकल करवाया और उसके मुताबिक उसकी एज 16 to 17 है, टुवर्ड 17 ईयर्स। और पंजाब में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेनिंग एक्ट है उसके मुताबिक फीमेल की एज 16 ईयर्स। अब उस पर किसी किस्म की कोई ऐसी लिटिगेशन या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती, क्योंकि वो एज पर लॉ बिल्कुल एज पूरी है। और वैसे भी उसने बलूगत जो है वो उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, बलूगत इख्तियार कर ली है। और इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट लाहौर की मोस्ट जो जजमेंट्स हैं जिनमें यही डिक्लेयर हुआ बच्ची की जो माइनर बच्ची होती है उसकी एज 14-15 साल भी आई हुई है, वो भी रिपोर्टेड जजमेंट है और उसमें प्यूबर्टी अटेन कर ली गई थी माइनर की। तो लिहाजा उसमें भी वो जो एज पर स्टेटमेंट ऑफ अबडक्टी माइनर होती है उसके मुताबिक उसको उसके खामद स्टेटमेंट हो जिसके साथ जाने पे वो राजी हो उसके साथ दिया जाता है। अब खुर्रम साहब, ये बड़ा वाज़े तौर पर अब सामने आ गया है ना, पूरा केस खुल गया है, तो अभी भी लेकिन वालिदैन जिस तरह से बेताब और बेचैन है अपनी औलाद के लिए, उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद है? क्या वो इसे चैलेंज कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? जी देखिए जी, ये तो अब उनके काउंसिल जो है वो उनको बेहतर अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि अब उनको इससे आगे फर्दर क्या करना चाहिए। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है जो लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में है, तो यहाँ पे आके भी अपना, क्योंकि वो पार्टी टू दी रिट पिटीशन है, उनका रिस्पॉन्ड नंबर वो ऑनरेबल कोर्ट में आके अपना बयान दें, यहाँ पे मुलाकात के लिए कहें। अगर जज साहब और जज साहब उनको अलाउ करेंगे दुआ की स्टेटमेंट पे, तो वो डेफिनेटली उनको मुलाकात का टाइम दिया जाएगा। जी, दुआ ज़हरा का एक ऐसा केस है जो कि इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, बच्ची की ज़हनी कैफियत तो ऑब्वियसली इस में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मोइस मेरे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। राय खुर्रम साहब आप साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। दुआ ज़हरा के हवाले से इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ। डॉक्टर मुईज़ माहिर नफ्सियात हैं, ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दुआ ने पहले दिन भी अदालत में पेशी के दौरान वालिदैन से कोशिश के बावजूद भी बात नहीं की। आज भी 10 मिनट की मुलाकात में मुसलसल वालिदैन इल्तिजा करते रहे, उसके बावजूद भी उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। क्या वजह हो सकती है इस रवैये की? किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में वो तमाम माँ बाप जिनके घर में बेटियां हैं, इस वाक़े के बाद उन्होंने बड़ा मोहतात हो जाना है। आपकी बेटी किसके इन्फ्लुएंस में है, किससे बात कर रही है, किससे राब्ते में है, ये हर माँ बाप को अपनी बेटी पे नज़र रखनी होगी। मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा उन उलूम से ताल्लुक़ है जिसमें जहन को हम ब्रेन वॉशिंग कह लें, ब्रेन में कोई चीज़ डाल दी जाए, उससे ताल्लुक़ है। इसलिए मैं इसकी जब बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ या जो भी मैं वीडियोस देखता हूँ, इस बच्ची के जहन में कुछ ऐसी बातें डाल दी गई है कि इस बच्ची ने अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ से वहाँ तक गई है। अगर आप उस लड़के को देखें, उस लड़के में ना बात करने की सलाहियत है, ना उसमें कोई पर्सनैलिटी है, ना उसमें कोई हुनर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लड़की को मुतासिर कर सके। अब ये चंद माह गुजर जाने दे, आपको कुछ इसके बारे में बातें पता चलेगी कि असल माजरा क्या है। इतना जरूर है कि लड़की अपना जहनी इख्तियार जो होता है, शऊरी इख्तियार, वो उसके पास नहीं है। वो अपने माँ बाप से नफरत करने लगी है, अपने माँ बाप को नापसंद कर रही है, और उसे इस तरह फंसाया गया कि उस बच्ची के पास अब कोई रास्ता नहीं है जब तक इसका इलाज ना हो। अच्छा, एक और बड़ी अजीब व गरीब चीज है, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कहना चाहूंगा। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम कैलेंडर एज कहते हैं, एक होती है बायोलॉजिकल एज। पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि आप एग्जैक्ट बायोलॉजिकल एज डिटरमिन कर सके। हमारे पास वो हालात नहीं है जो मगरिब में है। तो अब ये कहना कि बच्ची की उम्र 15 से 16 साल हो सकती है, ये मुमकिन नहीं है एग्जैक्ट बताना। तो मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसी चीज है जो एक नुक्ता है जिस पे शायद हमने कभी गौर नहीं किया। मगर बहरहाल
हमारी अदालत ने, मौजूद अदालत ने जो फैसला किया वो मंजूर है, मगर इसमें डेफिनेटली कोई ऐसा लूप होल है जो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सही। डॉक्टर साहब, दुआ जहरा ने पुलिस को बयान दिया कि वालिद घर में मारते पीटते थे। क्या ये एक वजह हो सकती है वालिदैन के साथ इतनी दूरी की? वालिदैन के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रही है वो बच्ची, क्योंकि वालिदैन ने बच्ची से कहा है कि साथ चलो, जल्द तुम्हारी शादी करवा देंगे, उसके बावजूद दुआ ने वालिदैन की तरफ देखा नहीं। अब इतना कम्युनिकेशन गैप कैसे आ सकता है वालिदैन और बच्चों के दरमियान? देखिए किरण, घर में माँ बाप बच्चों पे हाथ उठाते हैं, आमतौर पर बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता। हमें नहीं पता असल स्टोरी क्या है घर में, मगर उसके बावजूद एक ऐसे अनजाने रास्ते पे चल जाना जिसका मुस्तकबिल का पता नहीं। लेकिन अगर आप मोहब्बत की शादी भी करते हैं तो मतलब कुछ होता है कि सामने वाले शख्स की जात से मुतासिर हुए, उसके खानदान में मुतासिर हुए, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप उससे मुतासिर हुए, या आपकी कम्युनिकेशन ऐसी रही कि आपको मोहब्बत हो गई। माना मोहब्बत अंधी होती है, मगर इतनी अंधी भी नहीं होती जो इस केस में नजर आती है। इसलिए मेरा अपना शुभ अपनी जगह पे है, मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ता हूँ, इसका माहिर हूँ। यकीनन इस बच्ची को काबू कर दिया गया है। ये अपनी सोच नहीं रखती और किस तरह किया है ये मैं नहीं बता सकता, मगर यकीनन अगर उस लड़के को भिजवा दिया जाए कुछ अरसे के लिए हमारे पास चंद सेशन, तो मसल बात निकलवा लेंगे। साथ ही मौजूद रही है शैला रजा साहिबा। शैला रजा साहिबा क्योंकि खुद एक वालिद केस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पेरेंट्स के साथ। अब क्या सारी सिचुएशन है, वालिदैन इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये शैला रजा साहिबा से अच्छा कोई नहीं बता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शैला साहिबा, आपने इस बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए जो कुछ आज अदालत में हुआ है उसके बाद इस वक्त वालिदैन क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? वालिदैन तो कुछ भी कहें, इस वक्त हम सब वालिदैन हैं और एक 18 साल से कम उम्र बच्ची है। आप इस बहस में तो अब आपने छोड़ा ही नहीं किसी को कि वो 18 साल से कम उम्र है, और बच्चे की डेफिनेशन ये है कि उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। वो कैसे, देखिए जो उसके वालिदैन की शादी है, जो उसकी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से वो 14 साल 2 महीने की अभी पूरी नहीं है। और जिस वक्त वो अगवा हुई थी 50 दिन पहले, आप अंदाजा लगा लें कि बाद में वो 14 साल की हुई है। यूट्यूबर्स ने उसकी तस्वीरें चलाई हैं कि उसकी सालगिरह मनाई गई। तो अगर कोई 14 साल से कम उम्र बच्चा अपनी किसी मर्जी से कत्ल कर दे तो उसको जुवेनाइल में भेजा जाता है। आपकी बच्ची जाके आके कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और शादी कर आई किसी भी जगह जाके, तो ये फैसला एक फ्लड गेट खोल रहा है, क्योंकि जब कोई बच्ची गायब होगी तो अगवा की ही FIR कटेगी। अब अगर वो कम है और आके कह दे कि मैं अपनी मर्जी से गई थी तो कोर्ट कहेंगे ओके जाइए, अपनी मर्जी से गई, अगवा तो हुआ ही नहीं। मुझे बताएं 14 साल की एक बच्ची या 17 की अगर कोर्ट कह रहा है, उसके माँ बाप की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं, अगर मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि 17 साल की बच्ची, तो क्या अकेली पंजाब जा सकती है? एक शटअप कॉल देके उसको हर हाल में बाउंड करना चाहिए था। मैं नहीं समझ आता कि कैसे कह दिया गया कि अगवा नहीं हुआ। और उसकी जो रिजिड है वो जितनी, मैं नहीं समझ सकती। उसने मुझसे खुद कहा कि ज़हीर को मैंने PUBG पे देखा था, बस फिर मेरा रास्ता नहीं था। मैं पहली दफा जाके उसको इन पर्सन पहली दफा मिली हूँ पंजाब असेंबली जाके, पंजाब यूनिवर्सिटी जाके। मैंने वहीं की एक लड़की से लेके उसको फोन किया और वो आया जी। और फिर उसने पैसे भी दे दिए 23,000 टैक्सी के, और फिर उसकी माँ ने निकाह भी पढ़वा दिया। तो देखिए, निमरा के केस में लड़के का रिमांड लिया गया, इस केस में रिमांड नहीं लिया गया। और इसके अलावा निमरा इस केस में मुल्ला भी आया था। मुल्ला का बयान है ट्रायल कोर्ट में कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, जबरदस्ती मेरे अंगूठे लगवाए गए। तो ये जो लड़का है ये खुद अभी कुछ नहीं करता, FSC किया है इसने। जी। इसका भाई को शैला रजा साहिबा जो आगाज में आपने बात की ना कि इस वक्त तमाम के तमाम देख रहे हैं, वो तमाम अपने जहनों में इस वक्त वालिदैन बने हुए हैं और सोच रहे हैं कि वालिदैन के साथ ये क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। डॉक्टर मुईज़, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। शैला साहिबा, अगर आपने सुना हो तो ज़रूर उसकी तरफ भी देखिएगा।
आगे बढ़ी हूँ फौरी तौर पर नाज़रीन, और आज प्रोग्राम में आपसे एक ऐसे डॉक्टर की मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिन्हें आम लफ्ज़ों में किसी भी सर्जरी से पहले आपको बेहोश करने वाले डॉक्टर होते हैं और उनके ऊपर मेन सर्जन से ज़्यादा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर्जन तो आपके जिस्म में मुतासरा हिस्से का ऑपरेशन करता है ना, लेकिन ये डॉक्टर आपके जिस्म के तमाम आज़ा को ऑपरेशन के बाद तक ठीक अंदाज में काम करते रहने का ज़िम्मेदार होता है। अगर बेहोशी की दवाई की डोज ज़्यादा हो जाए तो इंसान हमेशा के लिए सो जाता है। दवा के असर के दौरान मरीज़ अपने दिल की हर बात कर जाता है और उसे मालूम ही नहीं होता। कई मरीज़ दौरान ऑपरेशन उठकर कैसे फ़रार हो गए। पाकिस्तान के सबसे सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात कैसे गुजरे, जब उन्होंने लोगों को एनेस्थीसिया किया उसके बाद क्या कुछ हुआ है। अहमद रहमान ख़ान ने उनके साथ 7 से 8 के लिए स्पेशली इंटरव्यू किया है, सुनवाती हूँ आपको। मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हूँ और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया हूँ और बाय प्रोफेशन एनेस्थेटिस्ट हूँ। दो दिन के बच्चे से लेकर के 110 साल के उम्र के बंदे को मैंने बेहोश किया है, सर्जरी कराई है। जब हम एनेस्थीसिया की दवाएं देते हैं उसके जो शऊर और लाशऊर जो है ये अलग अलग हो जाता है, तो उस वक्त जो बात वो बोलना चाहा बोल देता है, ब्रेक सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और हमारे मरीज़ बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टाइम में कोई उनका नियरेस्ट डियरेस्ट ना हो, स्पेशली बीवी, हस्बैंड या माँ बाप, इस किस्म के लोग ना हो, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि उनकी जो ऑल फॉल बात जिसको बोलते हैं पता लगे। यंग लोगों का या वो एनेस्थीसिया दीजिए तो वो अपने जो मुख्तलिफ लव अफेयर्स के किस्से बहुत सारे बताते हैं और उसके बाद फिर बाज़ लोग तो माफ़िया मांगते हैं, रोते हैं कि मुझसे फ़लानी गलती हो गई, अपने माँ बाप से लेकर के मुख्तलिफ जगह की, वो भी सुनने में आता है। डॉक्यूमेंटेड है कि तलाक़ भी हुई है अपने इस रिवीलेशन पर, ख़ानदानी झगड़े भी हुए हैं क्योंकि इस दौरान। तो हमारा काम एथिकल ये होता है कि इस किस्म की चीज़ें बाहर नहीं जाने पाएँ और खासा होता है। एक मुझे कुछ याद है कि एक शख्स को गोली लगी थी, बहुत बड़ा आदमी था, तो गोली लगी उसको, उसके बाद खैर और ये कि वो था कि बच गया, जिंदा बच गया। तो जब वो जागा तो उसने फ़ौरन नाम ले लिया उस बंदे का। अब हम लोग डर गए कि हम लोग गए, तो काफ़ी लोग आजू बाजू कमरे के बाहर खड़े थे, तो मैंने कहा कि ये वो तो फिर मामला ऐसा था कि वो आकर के वहीं आकर के दोबारा किसी को भेज देता, शूट कर देता। तो मैंने फ़ौरन उसे रखा, फिर उसकी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा कि उसको बैठ जाओ उसके साथ, और बोले नहीं दो, लेकिन वो बोले जा रहा है। तो मैंने फ़ौरन फिर एक दवा दे करके सिंटा से दे के उसे सुला दिया और फिर वार्निंग दे दी उसके वाइफ को और उसके भाई को कि ये जैसी बोले तो बता देना ताकि सुला दें। इसलिए कराची में ये 90s की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ यूँ है कि बहुत सारे ज़ख्मी आए, आपस में फायरिंग हो रही हुई तो बहुत सारे ज़ख्मी आ गए। तो 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मैं तैयारी कर रहा था जाने की, बल्कि 2:30 बज गए थे, तो मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था और तो इतने में मॉब आना शुरू हुआ, ज़ख्मी आने शुरू हुए। उसके बाद किसी बंदे ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर हो? मैंने कहा डॉक्टर हूँ। तो उसने फ़ौरन एक पिस्तौल निकाला और कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कहने ख़बरदार इधर आओ। इस तरह से देखा कि एक सर्जन को भी ऐसे पिस्तौल के नोक पर भाई लोग लेकर आए और उसके बाद वो ज़ख्मियों को लेकर आए, कहें उसको अभी सही करो उसको।
और ऑपरेशन थिएटर किधर है। फिर उनको पता लगा तो खैर ले गए, तो वो बंदा ऑलरेडी मरा हुआ था, डेड बॉडी थी, लेकिन दोनों ने पिस्तौल निकाला हुआ था और उस सर्जन ने मेरी तरफ कहा था कि इसको ऑपरेशन करो और सही करो उसको, और अगर ये मर गया तो तू भी मर गया। तो हम लोगों ने आंखों में इशारा किया एक दूसरे को और शुरू हो गए। तो ऑपरेशन थिएटर ले गए और मैंने उस मतलब कि उस बंदे को सो कॉल्ड बेहोश किया, और हमारे सर्जन जो हमारे कोलीग थे उन्होंने सो कॉल्ड उसका पेट खोला, ऑपरेशन शुरू कर दिया, और थिएटर में ये लोग सब घुसे हुए थे। खैर फिर कुछ लोग मदद आई, इनको एक एक करके बाहर निकाला, और हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम बताते कि भाई तो ख़त्म हो चुका है। और उसको फिर आईसीयू ले गए, उसको वेंटिलेटर पर रखा, और रात को 2:30-3 बजे जब हमें कहा गया कि भाई इस वक्त मजबा कम होगा, तो 2:30 बजे रात को डिक्लेयर किया कि, और हम वहाँ से हिले नहीं, इसलिए उन्होंने कहा भाई जो यहाँ से जा नहीं सकते कोई, तो हम वहाँ बैठे रहे। 2:30 बजे हमने डिक्लेयर किया कि इसका इंतकाल हो गया। कोशिश हमने बहुत की। जब ये बड़ा कॉमन है, मरीज़ मुझसे मेरी खैरियत पूछता है, दादा आप खैरियत से हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए कि जिसका ऑपरेशन होना हो वो उसको टेंशन में होना चाहिए। तो आंसर ये होता है कि ये बंदा जो है ये अपने विल पावर से अपनी टेंशन को छुपाया हुआ है इसने, और पोज कर रहा है कि बड़ा बहादुर है और मेरी खैरियत पूछ रहा है। तो ऐसे मरीजों से हम बहुत होशियार होते हैं, इसलिए कि ये अपने सिस्टम को कंट्रोल क्या रहता है जब तक जागता होता है, और जैसे ही ये बेहोश होता है तो उसके सारे सिस्टम बैठ जाते हैं एकदम, ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, मतलब बड़े बड़े मसले होते हैं। तो इन लोगों से हम बहुत होशियार रहते हैं। मैं सबको पढ़ाता भी हूँ कि ऐसे मरीज़ होशियार हो जो तुम्हारी खैरियत पूछे। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मरीज़ तकरीबन जगह होता है, सुन रहा होता है, तकलीफ उसे नहीं होती होता है। वो कंडीशन होती है जब हम एनेस्थीसिया देते हैं सिजेरियन सेक्शन के लिए। सिजेरियन सेक्शन जो होता है तो वो दो जाने होती हैं, एक बच्चा जो पेट में होता है और एक खातून। तो खातून को बेहोश किया जाता है, लेकिन इतनी एहतियात से किया जाता है कि ज़्यादा ना डोज हो जाए, वरना वो बच्चे पर असर हो जाएगा। इस तकदौ में, इस जद्दोजहद में हमारा जो अनट्रेंड एनेस्थेटिस्ट होता है या यंग होता है या सीख रहा होता है, वो डोज कुछ कम देता है एहतियात में कि बच्चे पर असर ना हो। तो उसका ये होता है कि मरीज़ जो है उसे कुछ याद रहता है, जैसे कि आपस के डायलॉग याद रहते हैं, कुछ रूड कमेंट्स जो मुख्तलिफ सर्जन वगैरह देते हैं वो याद आता है। तो मरीज़ बोलता है कि मैं सब सुन रही थी। बाद में ऐसा किस्सा होता है कि टीचिंग अस्पताल था, तो वो पता लगा वहाँ से शोर हंगामे की आवाज़ आई, तो भागे हम कहते क्या हुआ, कहने मरीज़ उठ के भाग गया। तो मैंने कहा बेहोश मरीज़ कैसे भाग सकता है, कहने बेहोश ही नहीं हुआ था वो, तो मैं उठा भागा। तो उसका ये था कि जो डोज़ कम दी, हमारे जो बच्चा पार्टी ने डोज़ कम दी और दर्द की दवा दी नहीं। तो जो सर्जन ने जब नाइफ़ लगाया तो जग गया वो और उछल के खड़ा हो गया। उसने कहा कि क्या हो रहा है ये, और उसके बाद फिर वो दौड़ता हुआ निकल गया। 1985 में पहला ट्रांसप्लांट SIUT का हुआ और सिंध का पहला हुआ और पब्लिक सेक्टर का पहला हुआ। तो अदीब रिजवी साहब ने उसकी सर्जरी की और ट्रांसप्लांट किया। तो वो सर्जन थे, मैं एनेस्थेटिस्ट था। मशहूरी हुई और ग्लैमर हुआ, जो कुछ अदीब साहब का हुआ, और कभी कभी मेरा कद्दू का जिक्र आया के साथ कि हु वाज द एनेस्थेटिस्ट। लेकिन मेजॉरिटी जगह नहीं आया और उसकी हमें गम भी नहीं कि हम तो यूज़ टू इस बात के हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और भी हुए। ये क्लासिकल एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया आपको। मेरी अम्मा ने जब वो 3 बच्चों की माँ थी तो उन्होंने ABCD पढ़ाई शुरू की थी टू बी ए डॉक्टर। तो उन्होंने डॉक्टरी हासिल की और हम सब औलाद के साथ हम 8 भाई बहन हैं। तो जब वो डॉक्टर बन गई और अब्बा ने कराची यूनिवर्सिटी से MABT किया, तो इन लोगों ने हम पर हुक्म सादिर कर दिया कि आप सब 8 भाई बहन डॉक्टर बनना चाहिए। तो जाहिर पर हमारे पर कोई चारा नहीं था, हम अच्छे बच्चे की तरह डॉक्टर बन गए।
उसके बाद फिर हमारे अब्बा अम्मा की ख्वाहिश थी कि आप लोग की शादियाँ भी डॉक्टरों से होनी चाहिए, तो अरेंज मैरिज सिस्टम होता है, आजकल भी पहले भी था। तो अच्छे बच्चे की तरह हम लोगों ने अरेंज मैरिज पर गुजारा कर लिया। तीसरा, हमें उनके ख्वाहिश का पता लगा कि आप लोग की औलादें भी डॉक्टर बननी चाहिए, तो ठीक है, वो भी हो गया। 38 डॉक्टर्स हैं अंडर वन रूफ, 3 जनरेशन, और मुख्तलिफ स्पेशलिटी में है। मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ इस वक्त कि मैं वो अकलौता डॉक्टर हूँ, स्टूडेंट हूँ, जिसने अपनी माँ के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। जॉब बहुत सारे हैं, एनेस्थेटिस्ट की सारी दुनिया में शॉर्टेज है, कोई एनेस्थेटिस्ट बेरोज़गार नहीं मिलेगा, ना पाकिस्तान में मिलेगा, ना इंडिया में मिलेगा, ना साउथ एशिया में मिलेगा, ना इंग्लैंड में मिलेगा, ना अमेरिका में मिलेगा, नौकरियाँ खाली हैं। थैंक यू अमर रहमान खान इस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के लिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।